अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ जरा सी लापरवाही उम्र भर का रोग बन सकती है। ऐसा ही सानिया पेश आया लाहौर के हफीज सेंटर में, जहां पर एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग ने देखते ही देखते सैकड़ों दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया और हजारों खानदानों के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। ये आग कैसे लगी, इस पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम किए गए, रेस्क्यू के ऊपर जो इल्ज़ाम आयद होता है कि वो ताखीर से पहुंच और उनकी वजह से ये सानिया जो था गया, इसमें कितनी सदाकत, यूनियन क्या कहती है, मुतासरीन क्या कहते हैं और ज़िले इंतज़ामिया का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, ये चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। 18 तारीख को बरोज़ इतवार हफीज सेंटर में सुबह सवेरे आग लगी। आग दूसरे फ्लोर पे एक दुकान में लगी थी, जिसने देखते ही देखते बहुत सी दुकानों को जो उसके इर्द गिर्द थी अपने लपेट में ले लिया। 6:11 पे रिकॉर्ड पे जो रेस्क्यू का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 6:11 पे उनको कॉल रिसीव हुई कि हफीज सेंटर में सेकंड फ्लोर पे आग लगी, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। लेकिन हफीज सेंटर के ताजिर जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बहुत नाला दिखाई देते हैं कि रेस्क्यू ने बर वक्त कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आग फैली और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो एक ऐसा हिस्सा है जो कुदरती तौर पे बच चुका है, जिसको महफूज करार दिया जा रहा है, जिसके अंदर आज भी तमाम चीज़ें जो है वो नॉर्मल चल रही हैं। लेकिन इसी प्लाजे का एक दूसरा रुख है जो आप देख सकते हैं कि जल चुका है, जिसके अंदर आप अगर ये सामने एक दुकान मिसाल के तौर पे देखें तो इसके अंदर कंप्यूटर्स का सामान पड़ा हुआ है और जिस तादाद में कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ एक दुकान है। अगर आप नीचे देख सकें तो जिस तरह खाकस्तर हुआ पड़ा है सामान सारा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का दुकानों के अंदर माल जो था वो मौजूद था। दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लोर जो था, बिलखसूस ये वो फ्लोर थे जहाँ पे लोगों के ऑफिस थे और गोदाम भी थे। रेस्क्यू के तर्जुमान मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि पहली चीज़ ये बताएं कि अगर 6:11 पे इनको कॉल रिसीव हुई थी तो इन्होंने रिस्पॉन्ड कितने बजे किया। फारूक भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। हफीज सेंटर में 18 तारीख को आग लगी, आप लोगों को कब और कैसे मालूम हुआ? देखिए, पहले तो मैं ये रिकॉर्ड दुरुस्त कर दूं कि ये जो 687 दुकानें बची हैं ये कुदरती तौर पे नहीं बची। कुदरती तौर पे 207 दुकानें हैं जो जल गई हैं। जो 687 दुकानें बची हैं उनमें 70 लड़कों का खून पसीना शामिल है जिन्होंने भरपूर मेहनत की और 687 दुकानें बच गई। रेस्क्यू 1122 को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को 6:11 पे पहली कॉल रिसीव होती है और हमें एक फायर कॉल रिसीव होती है। रेस्क्यू प्रोटोकॉल के मुताबिक अपनी 2 गाड़ियां और एम्बुलेंस के साथ यहाँ पे पहुँचता है। हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम ट्रैकर पे मौजूद है जो 6 मिनट है। जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक होता है और सिचुएशन जब हमारी पार्टी दूसरे लोगों को बताती है कि ये सिचुएशन है तो हमारी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट मिनिमम टाइम के साथ यहाँ पे डिप्लॉय हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉल तो 6:11 पे हमें रिसीव होती है, लेकिन इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है और इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जब हमें कॉल की गई ये फायर मुकम्मल डेवलप हो चुकी थी। लोग फारूक भाई, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि आपको 6:11 के ऊपर कॉल रिसीव हुई, आपके अंदाजे के मुताबिक जितना आप लोगों का एक्सपीरियंस है और आग की उस टाइम सिचुएशन क्या थी जब आप लोग पहुंचे और अंदाजन कितनी देर पहले आग लगी होगी? देखिए, जब हम आए हैं मैंने बाकायदा अपना जो मीडिया ग्रुप है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, लोग काम कर रहे थे, उनसे वीडियो मंगवाई और वो भी तकरीबन 7 बजे से पहले की शेयर हुई है, क्योंकि वो ऑपरेशन बहुत पहले का स्टार्ट हो गया था। लड़के को जब टाइम मिला उसने वीडियो शेयर की। उस वीडियो और उन पिक्चर्स को आप देखें तो वो फायर मुकम्मल डेवलप थी। आपको सामने से इसमें कोई शक नहीं है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि शीशे बिल्कुल इंटैक्ट हैं, शीशे नहीं टूटे हुए और स्मोक में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत बात यह है कि उस वक्त फायर मुकम्मल डेवलप हो चुकी थी और ऐसा मटेरियल जहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल हो, लिथियम की बैटरीज मौजूद हों, लैपटॉप मौजूद हों, कंप्यूटर मौजूद हों, और अगर आप ये कहें कि उस आग को, कंबस्टिबल मटेरियल को हम कंटेन करें तो ये किसी भी फायर सर्विस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आप लोगों के ऊपर उस रोज़ सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था ताजरों की जानिब से वो ये था कि आप लोगों का रिस्पांस टाइम जो है वो ऑफिशियल वो 7 मिनट है, लेकिन आप लोग कम से कम 20 से 25 मिनट ताख़ीर से पहुँचे और जब आप लोग पहुँच गए तो आप लोगों के पास ना तो केमिकल था ना फोम थी और आपकी जो फायर व्हीकल्स आई थी उनमें पानी की भी किल्लत थी। देखिए उमर भाई, एक बात आप ज़हन में रखें कि अगर हम फॉर द टाइम बीइंग, हम जो यहाँ के ताजर हैं, हम उनका मौक़िफ़ मान लेते हैं कि एक शॉप में एक छोटी सी आग थी, तो मेरी सारी ताजर कम्युनिटी ये क्लेम भी तो करती है कि उनके पास हाइडेंट मौजूद थे,
उनके पास यहाँ पे नाइट वॉचमैन मौजूद थे, वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद थे। अगर वो इतनी छोटी आग थी तो उसके लिए रेस्क्यू को तो कॉल करने की जरूरत ही नहीं थी। वो छोटी सी आग थी, वो अपना हाइड्रेंट ऑन करते, फायर एक्सटिंग्विशर चलाते और उसको बुझा देते। उस दिन आप लोगों की जानिब से हाइड्रेंट के ऊपर भी सवाल उठाया कि हाइड्रेंट जो थे जो हफीज सेंटर के वो ख़राब हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हाइड्रेंट जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो सिंक्रोनाइज नहीं है। देखिए आप एक बात याद रखें कि जब आप किसी भी जगह पे कोई हाइड्रेंट लगाते हैं तो आपने उन हाइड्रेंट को देखना है कि क्या वो हमारे काम आ सकते हैं कि नहीं। एक लाल बॉक्स खड़ा कर देना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उसमें पानी का प्रेशर ठीक होना चाहिए, उसकी कपलिंग ठीक होनी चाहिए, और जब हम उसको ऑन करें तो वो इजीली हमें अवेलेबल हो वहाँ से पानी। जब पानी अवेलेबल हो तो फिर हम कहते हैं कि ये एक हाइड्रेंट एक मुकम्मल हाइड्रेंट है। उस वक्त हाइड्रेंट ने ना बेहतर ऑपरेशन किया। और मैं आपको एक और बात बताऊं जो सबसे अहम बात है, हमारा बिल्कुल यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे स्टेशन है। संडे वाले दिन कोई रोड ब्लॉक नहीं थी, हमें ओपन रूट मिला, हमने मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की, हमें कोई रश नहीं मिला। तो ये बात कहना कि रेस्क्यू 1122 यहाँ पे लेट पहुँचा है, हमारे पास तो फुटेजेस मौजूद है ना, सेफ सिटी मौजूद है, बहुत सारे और ऐसे अदारे मौजूद हैं जिनसे आप मेरी बात को काउंटर वेरीफाई कर सकते हैं। आप लोगों ने रेस्क्यू के अंदर एक महकमा और बनाया था जो इन्वेस्टिगेशंस करता था, आग लगने की वजह क्या थी और नुकसान का तख्मीना वगैरह, एक कमेटी बनती थी। गो के हुकूमत ने एक अलहदा कमेटी बना दी है। आप लोगों की अपनी इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहती हैं कि आग की लगने की वजह इब्तदाई तौर पे क्या सामने आई है? और दूसरा सबसे अहम चीज़, यहाँ पे कितने वाटर बाउजर्स उसमें इस्तेमाल हुए और कितना पानी जो था वो लगा? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी एक कमेटी बना दी थी तो कमेटी के ऊपर कमेटी बनाना ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है। लेकिन कल डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन और डिवीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने हमारी बाकायदा हमने डीब्रीफिंग की है और इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन हुई हैं जो हमारी इंटरनल होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि कौन से ऐसे मामला थे, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो लीड्स टू दिस इंसिडेंट बनी हैं। जो सबसे अहम बात सामने आई है वो ये है कि फायर मुकम्मल डेवलप थी। अगर फायर डेवलप ना होती, देखें रेस्क्यू रोज़ाना 15 से 20 इंसिडेंट पे रिस्पॉन्ड करता है, कोई एक बड़ा इंसिडेंट होता है जो फ्लैश होता है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो ये फायर इतनी ज़्यादा डेवलप थी। और आपको मैं एक और बात बताऊँ, इसी फायर इंसिडेंट के दौरान हमने 3 और फायर इंसिडेंट पे भी रिस्पॉन्ड किया, वो भी इंसिडेंट हुआ। आपके कितने वाटर बाउजर्स, स्काई लिफ्ट्स और पानी कितना इस्तेमाल हुआ? यहाँ पे 2 हमारी स्काई लिफ्ट पे काम किया, जिनको हम स्काई लिफ्ट कहते हैं, स्नार्कर्स कहते हैं। एक हमारी APF थी, एरियल प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं। इसके अलावा हमारे बाउजर 2 दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी हमने बाउजर मंगवाए थे। हमारी तकरीबन 25 के करीब सारे फायर टेंडर, सारी चीज़ें मिला के ये बनती हैं। 70 से ज़्यादा रेस्क्यूज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और उमर भाई, इसमें कोई नहीं है, ताजरों का नुकसान हुआ है, वो एक ऐसा नुकसान है वो शायद पूरी ज़िंदगी इसकी वो कीमत पे करे। लेकिन ये बात आप याद रखें कि इसी प्लाजा का ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, जो 687 दुकानें हैं वो सेफ खड़ी हैं यहाँ पे। ये जो आग का पैटर्न होता है, जब आग अगर दूसरे फ्लोर पे लगी थी तो ये निचले फ्लोर्स पे जा सकती है, आग तो ऊपर की तरफ अपवर्ड नहीं जाती? देखिए आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आग के फैलने के कुछ तरीके होते हैं जिनको हम कहते हैं कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशंस। ये ज़रूरी नहीं है कि आग ऊपर की तरफ ही फैले। यहाँ पे आप देखें कि UPS मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि क्या वजह बनी है कि आग के फैलने की, एक तो कंबस्टिबल मटेरियल, और दूसरी सबसे मेन वजह जो हमारी AC की डक्टिंग है, उस AC की डक्टिंग ने उस फायर को कैरी किया है और उसको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह उसको वो कैरी करके लेके गई है। जो आग का पैटर्न है वो आमतौर पे ऐसा ही होता है कि वो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड, सेकंड से थर्ड, लेकिन इस तरह के मटेरियल में ये ख़तरा बहरहाल मौजूद रहता है कि वो आग फैल सकती है। LDA प्लाजा में आग लगी और आप लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन इंक्वायरी के अंदर आपके कुछ अफसरान के ख़िलाफ़ लिखा गया कि उनकी जो डायरेक्शंस दी गई वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आग इतनी फैली और अमवात हुई। उसके बाद बाकायदा आप लोगों ने जो बड़े प्लाजास थे शहर के, उसके अंदर सर्वेस किए और उनको बताया कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ कि ये चीज़ें जो हैं ये इनकी डेफिशिएंसी है, यहाँ पे ये होनी चाहिए। जैसे वाटर स्प्रिंकलर्स थे, हाइड्रेंट्स थे, एग्जिट गेट्स होने चाहिए थे, इमरजेंसी एग्जिट गेट्स होने चाहिए थे, फिर और भी बहुत सी चीज़ें थी। कुछ थोड़ा सा ब्रीफली बता सकते हैं फारूक भाई, कितने निकात आप समझते हैं कि हों तो प्लाजा सेफ है? देखिए अनफॉर्चुनेटली 460 जो बिल्डिंग है उनका रेस्क्यू 1122 और बाकी दूसरे अदारों ने मिलकर सर्वे किया लाहौर की। और ये बदकिस्मती की बात है कि 90% से ज़्यादा बिल्डिंग्स जो हैं उनमें बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो मौजूद नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है आपकी? देखिए हम बहुत छोटे से शुरू करते हैं। जो सबसे इजी और सस्ती चीज़ है वो है स्मोक डिटेक्टर।
देखिए स्मोक डिटेक्टर 600 से लेकर 800 रुपये तक आता है। अगर आपकी शॉप के अंदर लगा होता और अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पे भी लगा होता तो एटलीस्ट जब पहले ही धुएं की पहली लेयर निकली तो स्मोक डिटेक्टर अलार्म बजाता और उसका जो दूसरा पॉइंट था वो नीचे वॉचमैन के पास होता, उसको अलार्म बजता और आग लगने से पहले ही पता चल जाता। नंबर 1। नंबर 2, मॉडर्न सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम बेसिकली बेस इस बात पे करता है कि अगर किसी भी जगह पे कोई हीट बढ़ जाती है तो उसके अंदर एक फ्यूज़ लगा होता है, वो फ्यूज़ फट जाता है और वहाँ पे फायर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। आम आदमी के समझने के लिए ये है कि वहाँ पे शावरिंग स्टार्ट हो जाती है और जो सर्विसेज आती हैं उनके आने से पहले जो बेस ऑफ फायर है वहाँ पे पानी पड़ रहा होता है और वो इंसिडेंट बढ़ता नहीं है। इसके बाद अगली बात यह है कि आप जिस जगह पे इतना बड़ा प्लाजा खड़ा करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर हाइड्रेंट सिस्टम होना चाहिए, आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। जब हम बात करते हैं ना मॉडर्न फायर फाइटिंग दुनिया के निज़ाम की हम बातें करते हैं, दुनिया के अंदर जब फायर सर्विस रिस्पॉन्ड करती है तो होता ये है कि वहाँ पे 4 या 5 गाड़ियाँ जाती हैं और वहाँ की बिल्डिंग के जो आउटलेट्स होते हैं हाइड्रेंट के साथ उनको कपलिंग को अटैच कर दिया जाता है, कोई गाड़ी की मूवमेंट नहीं होती। रेस्क्यूर जाते हैं वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। हमें जब हमने शुरू में फायर फाइटिंग स्टार्ट की इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे लिए चैलेंज आया सामने, तो डिप्टी कमिश्नर जनाब जो हमारे उस्मान बुज़दार साहब हैं उनकी हदायत के ऊपर पूरे पंजाब के जितने वाटर बोजर थे, वासा के, टाउन कमेटीज़ के, दूसरे सारे के सारे वाटर बोजर यहाँ पे पहुँच गए और हमें पानी की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन आप इस बात को यकीन माने कि ये फायर ऐसी है कि जब ये भड़क उठती है तो ये टाइम नहीं देती, मौका नहीं देती। अगर आप इसको इस अंदाज से देखें कि नुकसान कैसा हुआ है तो नुकसान तो एक शॉप का भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस अंदाज से देखें कि 687 जो शॉप्स हैं उनको बचा लिया गया और यकीन करें ये उन लोगों की मेहनत है जिन्होंने यहाँ पे एक दीवार बना दी थी बैक साइड के ऊपर। आपने जो फायर फाइटिंग होती देखी है वो सामने से देखी है, लेकिन हकीकत में जो डेयरिंग फायर फाइटिंग हुई है वो इस प्लाजा के अंदर हुई है। वहाँ पे कोई फुटेज नहीं बनी, वहाँ पे कोई कैमरा नहीं पहुँचा और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो फेस नज़र आता है इस प्लाजा का फेस ये है कि वो जला हुआ है, तो जो भी आता है उसको एक नेचुरल इम्पैक्ट पड़ता है कि यार ये सारे के सारा प्लाजा जल गया। लेकिन आपके पास फैक्ट मौजूद है, 687 शॉप जो बची हैं लड़कों ने यहाँ पे एक दीवार बना दी थी और उस दीवार में उन तमाम बॉजर ने मरकजी किरदार अदा किया है। आप जरा उस आदमी का इंटरव्यू करें ना जिसकी दुकान बच गई है और उस दुकान वाले से पूछे कि यार ये तेरी दुकान कैसे बची है। वो लड़कों के साथ खड़े थे। मतलब हम इन लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं कि यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं उन्होंने हमारे साथ लग के उन्होंने बिल्कुल एक जिम्मेदार वॉलंटियर की तरह हमारे साथ काम किया और उनकी जितनी स्वेटिंग हुई हम इस बात के गवाह हैं। हमारे कई लड़के ऐसे हैं जिनकी इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हुई हम लोगों को उस वक्त नहीं दिखा सकते थे क्योंकि हम आन टोज थे। हमारे लड़कों ने भरपूर काम किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आपके सामने तस्वीर है ये बड़ी सैड है, लेकिन इसके साथ जो उम्मीद की तस्वीर है वो ये है कि 687 शॉप्स को सेव भी किया गया है। बहुत मेहरबानी। तर्जमान रेस्क्यू 1112 हमारे साथ मौजूद थे, आपने फारूक साहब की गुफ्तगू सुनी। अगर मैं आपको इनकी सारी गुफ्तगू का खुलासा बताऊं तो खुलासा ये है कि एक तरफ ये तबाही का मंजर पेश करता प्लाजा है जिसके अंदर करोड़ों अरबों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया है और ये नुकसान बकौल फारूक साहब के इसलिए हुआ कि यहाँ पर जो SOPs फॉलो की जानी चाहिए थी उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यानी फायर हाइड्रेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्प्रिंकलर्स, स्मोक डिटेक्टर्स तमाम होने चाहिए थे। और दूसरी तरफ एक वो है जिसमें आज भी ज़िंदगी नज़र आ रही है, यानी वो दुकानें जो बच गई हैं, वो ताजिर जिनका नुकसान होने से बच गया है। अगर आपको कैमरामैन हाफिज़ इमरान दिखा सके तो ये तबाही का मंजर पेश करती दुकानें हैं और इसके बिल्कुल बाद ही ऐसी दुकानें भी हैं जो बच गई हैं, जिनके कारोबार बच गए हैं, जिनके घरों के चूल्हे बुझने से बच गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आग ने मुतासिर किया इस प्लाजे को और उसके बाद 3 या 4 ऐसी राहदारियाँ हैं जिसके अंदर दुकानें बच गई हैं। आप देख सकते हैं कि सामान अभी भी लैपटॉप्स और कंप्यूटर एसेसरीज जो पड़ी हुई है, इसी तरह ये तमाम ऑफिसेज बच गए हैं। इन दोनों तस्वीर के रुख का सिर्फ फ़र्क इतना है कि फायर फाइटिंग होती रही और इनके बकौल इस जगह को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आग फैल चुकी हुई थी फ्रंट पे, बैग को बचाने के लिए 70 से ज़ायद रेस्क्यू जो थे वो काम करते रहे और अगर SOPs जो थी उनके ऊपर अमल दरामद किया होता तो ये जो फ्रंट है वो भी आज इसी तरह का कोई मंजर पेश कर रहा होता।
हफीज़ सेंटर मोबाइलों और कंप्यूटर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है जहां पर रोज़ाना करोड़ों रुपए की ट्रेड होती है और अगर इसका तखमीना सालाना लगाया जाए तो अरबों रुपए में ये तखमीना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आग लगी तो यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे वो मौजूद ना पाए गए और रेस्क्यू के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि वो ताख़ीर से पहुंची। जब रेस्क्यू से इस हवाले से बात की गई तो वो कहते हैं कि यहाँ पर फायर हाइड्रेंट्स, फायर स्प्रिंकल्स, स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह मौजूद ना थे। जो इस टाइम यूनियन बरसर इक़्तिदार है और उनका तीसरा साल है, उनके सदर और ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सालाना लाखों रुपया नहीं बल्कि करोड़ों रुपया जो है वो एडवर्टीज़मेंट की मद में इकट्ठा किया जाता है। उसके बावजूद इन्होंने यहाँ पे सेंट्रली एयर कंडीशन भी करवाया और बहुत से दीगर भी काम किए। इस चीज़ को क्यों मद्देनज़र नहीं रखा गया कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इक्विपमेंट था फायर इक्विपमेंट, उस हवाले से वो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं और साथ ही साथ ताजिर बरादरी जो है जिनका अरबों रुपए का नुकसान हुआ है उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है, उसको कैसे फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत से मुज़ाकरा जो किए जा रहे हैं। कलीम साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। आग के हवाले से बताइएगा कि आपके पास आग के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है। कुछ ताजर कहते हैं कि आग जो थी वो लगे काफ़ी टाइम हो चुका था और रेस्क्यू ताख़ीर से पहुंचा, इसमें कोई सदाकत? नहीं, वो सीसीटीवी की फुटेज थी जो कि डीसी साहब के कहने पे जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी उसने वो फुटेज चेक भी कर ली है जी। उसमें 4 बजे के करीब आग लगी है और क्योंकि आग जब लगी है उस वक्त तो किसी को आइडिया नहीं हुआ, गार्ड्स नीचे थे। जब इनको पता चला तो इन्होंने रेस्क्यू को कॉल की है। उससे पहले ये खुद ट्राई करते रहे हैं क्योंकि हमारे जो सिलेंडर थे वो फायर एक्सटिंग्विशर्स के उससे बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब नहीं बुझी तो उन्होंने फिर कॉल की है रेस्क्यू 112 को। रेस्क्यू 112 को आ भी टाइम पे गई है, 10 से 11 मिनट के तकरीबन वक्फे में वो पहुंची है। लेकिन आने के बाद जब रेस्क्यू यहाँ पे पहुंची है उस वक्त सिर्फ एक दुकान के अंदर आग लगी हुई थी। सिर्फ समझ ये नहीं आ रहा कि उसके बाद आने के तकरीबन 1 घंटे बाद, रेस्क्यू के आने के तकरीबन 1 घंटे बाद आग फैलना शुरू हुई है और वो फैलती जी गई है। हमारा तो सिर्फ कि खुदा ना खास्ता अगर ये रेस्क्यू जिस तरह टाइम पे आ गई थी, बाद में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारा प्लाजा शायद अल्लाह माफी दे सारा बर्न हो जाता कि अभी तो 20 to 22% सिर्फ बर्न हुआ है। लेकिन अगर ये इन टाइम अपना एक्शन ले लेते, इनको कोई लीड करने वाला मौजूद होता, क्योंकि इनके पास उस वक्त मेरे नज़दीक शायद सुबह का वक्त था, इनकी टीम पूरी नहीं, ये उस तरह आके उसको मैनेज नहीं कर सके। पानी के पाइप जो बाद में ये 3 बजे के करीब अंदर लेके आए, अगर ये पानी का पाइप फर्स्ट टाइम ही अंदर ले आते तो ये प्रॉब्लम ना होती। और फिर पानी की गाड़ियाँ जो थी वो तकरीबन एक गाड़ी शावर करती है पानी, वो 6 से 7 मिनट में गाड़ी खाली कर देती है। इनकी गाड़ी जो ही शावर हुई है, पानी उसने शावर किया है, 20 मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई है, आधे घंटे बाद तीसरी गाड़ी आई है। यानी कि पानी की शॉर्टेज की वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है जहाँ पर रोज़ाना ट्रेड होता है। मुताद अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना कितने का ट्रेड होता होगा? तकरीबन 15 से 20 करोड़ का। तो इस प्लाजे की फिर यूनियन जो वो भी इंतहाई स्ट्रांग होगी, एडवर्टीजमेंट वगैरह की मत में भी आप लोगों को बड़ा तो इस तरफ आप लोगों ने क्यों तवज्जो नहीं दी? रेस्क्यू कहता है कि आप लोगों के हाइड्रेंट्स वगैरह ख़राब थे, स्मोक डिटेक्टर्स नहीं लगे हुए थे, डक्टिंग जो हुई थी एसी की डक्टिंग, उससे आग बहुत तेज़ी से फैली। इस वाले से आप क्या कहें? तकरीबन 465 प्लाजों को और सेंटर को उन्होंने ये नोटिस दिए थे, उनमें से एक हमारा भी था। 465 में से 464 ने भी ये काम नहीं किया। ये बदकिस्मती थी या जो भी अल्लाह को मंजूर था कि प्लाजे में आग लगनी थी। बाकी प्लाजों को भी उन्होंने नोटिस दिए लेकिन वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। उनके अंदर भी स्मोक डिटेक्टर नहीं लगे हुए, उनके अंदर भी फायर अलार्म सिस्टम नहीं है। कलीम साहब, वहाँ पे तो इतनी बड़ी ट्रेड होती नहीं होगी, इतनी बड़ी यूनियन नहीं होगी, इतने वसाइल नहीं होंगे। नहीं, बड़े बड़े देखें जी, हाल रोड को छोटा है, हाल रोड बहुत बड़ा है। इचरा आपने देखा होगा कितना कंजेस्टेड है, बहुत बड़ा है। हमारे तो यहाँ पे चले एक्सेस थी, मेन रोड थी, हमारी तीनों साइडों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को एक्सेस मिली है आग बुझाने के लिए। जिन जगहों का मैं नाम ले रहा हूँ आपके सामने, उसके अंदर तो एक्सेस ही नहीं है लोगों के जाने की। आपके जो ताजर हैं जो मुतासिर हुए हैं उनके लिए जो कमेटी बनाई गई उसके अंदर आप भी मेंबर हैं, किस सिमत जो है वो काम चल रहा है, किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा ताजरों को?
ये तो जी गवर्नमेंट से हम बारहा रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मीटिंग्स कर चुके हैं। इंतज़ामिया हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन कर रही है जी, ख़ास तौर पे डीसी साहब ने बहुत ताउन किया है, एसी साहब ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया है, एसपी साहब ने, सीसीपी लाहौर साहब। लेकिन मसला ये है कि अभी हमें फौरी तौर पे ज़रूरत है हमें प्लाजे के अंदर बैठ के काम करने की। हमारा जो असल मकसद है वो इस वक्त ये नहीं है कि हम मीटिंग्स करें, हम जाएं, हम टीवी पे इंटरव्यूज़ दें। ये तो रोज़ हो रहा है। हमारी मीटिंग में उनसे एक है कि खुदारा उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो ये मुख्तलिफ सिविल इंजीनियर्स पे है, उसमें तकरीबन 7 महकमों के सिविल इंजीनियर्स शामिल हैं और उन्होंने बड़ी सपोर्ट की कि बजाय एक महकमा आता फिर दूसरे महकमे के पास जाती रिपोर्ट, वो सातों के सातों इंजीनियर्स प्लस उन्होंने यूईटी के टेक्नीशियंस वो भी साथ लिए और वो आके उन्होंने कल आके चेक किया और हमसे 1 हफ्ते का टाइम लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपको रिपोर्ट दे देंगे कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जदीद आ चुकी है, रिपेयरेबल है हर चीज़। इसलिए अल्लाह के यहाँ पूरी उम्मीद है कि अगर, क्योंकि कुछ डैमेज तो हुआ है, आग खैर इतनी देर चलती रही है, डैमेज तो हुआ है कि अगर वो डैमेज हुआ है तो किस तरीके से उसको रिपेयरेबल हालत में ला के रिपेयर करके तो दोबारा जो प्लाजे की रौनक है वो जल्द से जल्द हम बहाल करना चाहते हैं। बिजनेस जल्द से जल्द चाहते हैं, लोग परेशान हैं। खालिद साहब, बतौर ताजर आपकी भी दुकान यहाँ पे थी, आप सामान निकालने में कामयाब हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोविड-19 की वजह से तकरीबन काफ़ी टाइम जो था वो प्लाजा बंद रहा और ताजरों का सबसे ज़्यादा उसके अंदर यही था कि कारोबार जो बहुत हद तक मुतासिर हो रहा है। कारोबार खुला लेकिन कुदरती तौर पे एक ये दोबारा से ट्रेजेडी होगी जिसके अंदर अब आप क्या समझते हैं कि क्या एक ऐसा हिकमत अमली बनानी चाहिए कि जो लोग बच गए, जैसे कलीम साहब ने भी कहा कि 20 से 25% जो है वो लोग मुतासिर हुए हैं, बाकी प्लाजा जो है वो महफूज है। तो आपकी दुकान ग्राउंड फ्लोर पे है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या इकदाम किए जाने चाहिए? अभी मलिक साहब ने जो कहा कि जो हमारे जितने भी शॉपकीपर जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जो लोग ग्राउंड पे हैं या फर्स्ट फ्लोर पे हैं, अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे देती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारी जो ये प्लाजे की ये साइड है हम ये ओपन करके उसको रिपेयर शुरू कर देंगे और उससे ये होगा कि जितना प्रेशर इस वक्त ये हमारे जितने भी ताजर भाई हैं ये बाहर खड़े हैं, ये रोड्स पे हैं, ये बहुत से ख़ानदान जो हाफ से ज़्यादा हैं, जो 600 से महल समथिंग को शॉप्स बच चुकी हैं, वो सारे अपने काम दोबारा शुरू कर देंगे। उससे ये जो प्रेशर गवर्नमेंट पे भी है और ये जो हमारे इधर रोड भरी हुई है, सारे लोग परेशान हैं, वो एक सारा सिलसिला जो है ना वो एक सिमेट्री में आ जाएगा और हम दोबारा काम शुरू कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला मलिक साहब उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि जिनका नुकसान हुआ है उसको पूरी तरह जो है ना उनको मैनेज कर सकें गवर्नमेंट के इदारों से उनके साथ मिल के, और उनको हम उस वक्त तक ये जो हमारे दुकानदार हैं उनको उनकी शॉप्स में अकोमोडेट किया जाए, उनके साथ मिल के वो काम करें। तो उसमें जो है ना हम पूरी कोशिश करें कि हम सब मिल के तो इसको किसी तरह बहुत जल्द इस साने से जो है ना हम इस पे काबू पा लें। आप देखिए कि जो रिपेयर का काम है, आपको लगता है कि अभी ताख़ीर का शिकार है, जल्दी शुरू होना चाहिए? जैसे ये प्लाजाज हैं, अभी इसकी जो फ्लोर है उनको इस चीज़ का सर्टिफिकेट मिल रहा है कि ये रीयूजेबल हैं या रिपेयर करने की इनको ज़रूरत है, और इसके अंदर जो ताख़ीर है वो डेफिनेटली कारोबारी हजरात के नुकसान में है। देखें जी, इस वक्त जो गवर्नमेंट ने 14 रुकनी कमेटी बनाई है उसमें मलिक कलीम साहब भी हैं और मैं बीइंग जनरल सेक्रेटरी मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ। हमारी रात भी मुलाकात हुई और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें वो स्ट्रक्चर क्लियर दें जो भी उसकी रिपोर्ट है। इंशाल्लाह ताला वो 15 दिन का कह रहे थे और हमारे इसरार करने पे, रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने ये कहा कि हम 8-10 दिनों में रिपोर्ट दे देंगे। अब वो जो रिपोर्ट आएगी उसके सेफ्टी मेजर्स को सामने रखते हुए जैसे ही ये प्लाजा हमारे हैंडओवर होगा इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर दिन रात काम करके जो हमारा 70% एरिया जो इंटैक्ट है उसको हम बहाल करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारा डैमेज एरिया है उसमें भी हम रिपेयर वर्क करके या जो भी हमें स्ट्रक्चर कमेटी जो है वो उसको जो भी एडवाइस करती है उसके मुताबिक उसको हम शुरू करा देंगे। हमें सिर्फ इंतज़ार है कि गवर्नमेंट प्लाजा जो है वो हमारे हैंडओवर करे। इंशाल्लाह ताला हम इसको
बहुत सेफ्टी जल्दी मेजर्स कैसे लेंगे आप? जो इंतजामात नहीं थे जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई, उन चीज़ों को कूप अप कैसे करेंगे नहीं, आप? सेफ्टी मेजर्स वो तो आप बाद आज की बात कर रहे हैं ना, वो तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। जो लूज पूल थे उनको ख़त्म करेंगे। सेफ्टी मेजर्स के हवाले से ये बात है कि स्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, इसका फ्रेम स्ट्रक्चर, इसकी छतें, इसकी दीवारें किस पोजीशन आइंदा में है। जिंदगी में कभी ऐसा सानिया दोबारा रूनुमा ना हो, उसके लिए इंशाल्लाह, डेफिनेटली इंशाल्लाह। फायर सेफ्टी और दीगर जो चीज़ें हैं उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। जो रेस्क्यू की एक SOPs है उनके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी, आप समझते हैं कि आप लोगों के पास इतना टाइम होगा कि आप लोग इन तमाम चीज़ों को कूप अप कर लें? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पास वसाइल भी होंगे और मलक कलीम साहब की क़यादत में ये पूरी टीम जो बैठी हुई है, हम लोग दिन रात काम करेंगे। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो चीज़ें रह गई हैं उनको इंशाल्लाह ताला हम बेहतर से बेहतरीन करेंगे। और सबसे ज़्यादा मुतासर जो दुकानदार तो हुए हैं, लेकिन जो सेल्समैन वगैरह जो इस दुकानों में काम करते थे, जिनका रोज़गार डेली वेजर थे या मंथली उनको यहाँ से तनख्वाह मिलती थी, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। उनका मुतबादिल भी कोई नहीं होगा। तो आप लोग बतौर यूनियन कोविड-19 में भी मार्केट्स 2-2.5 महीने बंद रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मार्केट्स की निस्बत प्लाज़ा हफीज़ सेंटर में जो है बहुत कम ऐसी शिकायत आई। जो शिकायत आई उसमें यूनियन ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। और इंशाल्लाह ताला अब भी हम अपने किसी मुलाजम को, किसी भी दुकान का वो मुलाजम है, उसको हम उसकी बैक पे खड़े हैं और उसको पूरा सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। कलीम साहब, आप लोगों ने हुकूमत को मुतालबात क्या आपने पेश किए हैं? हमारे गवर्नमेंट से जी सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि हमारा प्लाज़ा जल्द अज जल्द हमारे हैंड ओवर किया जाए, ताकि जो रिपोर्ट आए उसके मुताबिक हम इसकी रिपेयर करवा सकें। दूसरा ये कि ताजरों का जो नुकसान हुआ है, हम लोग टैक्स देते हैं और हमारा टैक्स भी एट सोर्स काटा जाता है। हमारे इंपोर्टर भाई बैठे हैं, वो ट्राईपोर्ट के ऊपर ही टैक्स देते हैं, तो वो उस टैक्स की तादाद भी थोड़ी नहीं है। लिहाजा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि हमें वही हमारा रुपया वापस दे दिया जाए, जो कि दोबारा टैक्स की मद में इन्होंने काट भी लेना है, ताकि वो लोग जो बिज़नेस से परेशान हैं, जिनके घरों के चूल्हे गए हैं, जिनके पास इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही, अंधेरा उनकी आंखों के आगे, कम से कम इस प्लाजे की रेनोवेशन, इस प्लाजे के जो दुकानदार जो बिल्कुल डैमेज हो गया, टोटल लॉस कर गए, उनकी बहाली के लिए हमने गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है स्पेशल पैकेज के लिए। रात DC साहब ने भी कहा, मैं भी CM साहब से बात करूंगा, क्योंकि CM साहब की एज़ पर इंस्ट्रक्शन 2-3 मिनिस्टर्स हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि CM साहब ने भेजा है और उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है मैं उसका अजाला भी करूँगा। तो बस हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, इसको जल्द अज जल्द किया जाए, इसको डिले ना किया जाए, क्योंकि अगर डिले करेंगे तो फिर उसका मतलब है कि शायद ये मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं। हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जैसा कलीम साहब बता रहे थे कि मुतालबात जो है वो पेश किए गए हैं, आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो मुतालबात पूरे करेगी? और अगर पूरे करती है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसमें डिले होता है तो कितना नुकसान होगा? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि जल्द से हमारे मुतालबा पूरा किए जाएँ। इस प्लाजे को जल्द से जल्द हमें हैंड ओवर किया जाए। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो अंदर प्लाजे में जो लोग बच गए हैं, जो ताजर हैं, हमारी रिक्वेस्ट उनसे है कि हम एक फ़ंड जनरेट करेंगे। हमारे में इतनी कैपेसिटी है कि वो फ़ंड जनरेट करें, इस प्लाजे को फ़ौरन से फ़ौरन पहले की हालत में ले आएँ। हमें सिर्फ प्लाजा चाहिए कि प्लाजा हैंड ओवर हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है, हम इसको पहले से बेहतर कंडीशन में लाएंगे। तो अभी जो कई जो जिनका नुकसान होने से बच गया था, वो इर्द गिर्द के जो प्लाजाज हैं उसके अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। कारोबार जो है वो किसी हद तक ऋणना शुरू हो गया है। अगर दोबारा से प्लाजा आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है, रिपेयर भी चल रही होगी, कारोबार भी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आप समझते होगी? देखें जी, जो लोग यहाँ से दूसरी प्लाजों में गए हैं, लाइक लेफ्ट राइट में, वो सब की अंदर दुकानें हैं, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जाएगा। और सब यही कीन है, हमें डेली फ़ोन आ रहे हैं जी, हमें टाइम बताएं 15 दिन 20 दिन के, हम वापस आना चाहते हैं, यहाँ पर काम अपनी एग्जिस्टेंस कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्होंने कमाया है, यहाँ से उजाड़ा है। अल्लाह ताला की ज़ात है, उसने यहाँ से अगर वापस ले तो यहाँ से नवाजेगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये उससे ज़्यादा बेहतर हालत में तमाम तर लोगों का नुकसान पूरा होगा और यहाँ से ही होगा इंशाअल्लाह। जिस दिन आग लगी उस दिन ताजर हजरात जो थे वो काफ़ी उनके अंदर गम और गुस्सा पाया जाता था हुकूमत को लेके और हुकूमती मशीनरी को लेके। अभी जैसे कलीम साहब बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के बिहाफ पे आप लोगों से मिनिस्टर भी मिल रहे हैं, DC जो हैं वो भी वादे कर रहे हैं।
क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि वादे तो हो रहे हैं, वफा किस तरह किए जाए? सर हमने तो अभी जितनी भी हुकूमत से जो हमारी डिमांड थी अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम में हर लेवल पे सपोर्ट किया है। तमाम अभी भी अंदर ट्रांजिट वाले हुए थे, मैं उनके साथ ही था सुबह से, LD वाले कल आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो रिपोर्टें वो तैयार कर रहे हैं उससे तो उम्मीद हमें लग रही है कि इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब हमें बिल्कुल 100% कोऑपरेट करेंगे और उम्मीद तो बड़ी है, फिर आगे अल्लाह वारिस है। बहुत मेहरबानी। आप हफीज़ सेंटर के ताजर और उनकी जो हुकूमती जो यूनियन थी उसके अहदेदारान की गुफ्तगू सुन रहे थे। इन्होंने सबसे बड़ा एक मुतालबा ही किया हुकूमत से कि जल्द से जल्द ये प्लाज़ा जो है उनको हैंड ओवर कर दिया जाए। सेकंड उनका मुतालबा ये है कि जो नुकसान हुआ है ताजरों का उसको पूरा करने के लिए एक रिलीफ फंड जो है वो कायम किया जाए। अपने तौर पे भी ये फंड रेजिंग कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि अगर इनको प्लाज़ा मिल जाता है तो कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो बहाल होंगी, तो उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होगा और जो मुतासरीन है उनको ये अपने तौर पर भी काफ़ी हद तक कॉन्सनट्रेट कर सकते हैं। और जो हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जाना है ताजरों को उसमें भी ताक़ीद ना की जाए, ताकि जो ताजर जिनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं वो दोबारा से बहाल हो सके। हफीज़ सेंटर के ऊपर जो आतिशबाजी का मामला हुआ उसके अंदर जो 14 रुकनी कमेटी बनी है उसके अंदर कमिश्नर लाहौर जो है उस कमेटी को हेड कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो ताजर बरादरी है वो ये कह रही है कि प्लाजे का कंट्रोल जो है जल्द से जल्द उनको दिया जाए ताकि वो जो 70% इमारत बच गई है उसके अंदर वो ट्रेडिंग कर सकें। साथ ही साथ उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से दिलासे तो बहुत दिए जा रहे हैं, मिनिस्टर्स जो है उनके पास आ रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रहा है। कमिश्नर साहब से जानते हैं कि किस तरह से ये तमाम मामले को देख रहे हैं। कमिश्नर साहब एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आग जो थी ये जिन प्लाज़ों को नोटिस जारी किया गया था ये उनमें से एक प्लाज़ा था जिसके अंदर फायर सेफ्टी मेजरमेंट जो थे वो नहीं लिए गए थे। पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि जिन प्लाज़ों अब एक में तो लग गई, बाकी जो 464 प्लाजे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है? इसके लिए शायद आपको इल्म में होगा कि मैंने सारों को कंसर्न डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस जारी कर दिए हैं कि उनको नोटिस जारी किए जाएं और जितने बाकी जो सेफ्टी मेजर्स नहीं है वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का जो है SOP के मुताबिक उसका इंतज़ाम करवाया जाए। तो ये तो हमने कर दिया है। जहाँ तक आप इस प्लाजे की बात, हफीज़ सेंटर की बात कर रहे हैं, तो हफीज़ सेंटर में हमने फर्दर कमेटीज़ जो DC साहब की सरबराही में बनाई थी, आगे 3 कमेटियाँ उन्होंने फर्दर बना देनी। सबसे पहले हम उसकी जो है उसकी बिल्डिंग को देखेंगे कि आया वो डेंजरस तो नहीं है, वो बिज़नेस करने के काबिल है, लोगों के आने जाने के काबिल है। अनदर 10 ईयर्स 20 ईयर्स कोई ऐसा खुदा न खास्ता वाक़या ना हो जाए, इसलिए जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी आगे मूव करना मुश्किल है। बाकी चीज़ें तो उनका बजा है जो ताजर हज़रात है, लेकिन हमने गवर्नमेंट ने ये भी तो देखना है कि ये हम उस वक्त ओपन करें जब तक ये सारी चीज़ों की तसल्ली हो जाए। इंजीनियर्स की जो टेक्निकल लोग हैं उनकी कमेटी बनाई है, तो वो जब उनकी रिपोर्ट आएगी तो फिर हम इसको। लाहौर में बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो अभी नई तामीर हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर बिल्डर्स जो हैं वो इस चीज़ में अपने पैसे बचाने की कोशिश करते हैं कि वाटर स्प्रिंकलर्स ना लगाए जाएँ, स्मोक डिटेक्टर्स ना लगाए जाएँ, हाइड्रेंट्स ना लगाए जाएँ, सेफ्टी एग्जिट्स जो हैं वो कम से कम रखे जाएँ। तो इन बाय लॉज के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि लाहौर के अंदर LDA प्लाज़ा हमारे सामने है, गुलबर्ग के अंदर एक ही प्लाज़ा के अंदर 2 दफ़ा आग लगी, हफीज़ सेंटर के बिल्कुल एडजस्टेंट एक प्लाज़ा है उसके अंदर आग लगी, और ये बंद रोड के ऊपर एक आग लगी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हलाकतें भी हुई। तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैंने लेटेस्ट डायरेक्शंस तमाम डिपार्टमेंट्स को जारी किए हैं कि इनसे जो भी SOP के मुताबिक सेफ्टी मेजर्स हैं वो इनसे पूरे करवाए जाएँ, और अगर नहीं करता कोई तो उसके मुताबिक एक्शन लिया जाएगा ना, कानून मौजूद है यहाँ पे। सर मेरा एक सवाल है कि 14 रुकनी कमेटी बनी और तकरीबन 2 रोज़ कबल रात को डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की तरफ से आपको 14 रुकनी कमेटी की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो 24 घंटों में जो आपने देनी थी वज़ीर आला पंजाब को, जैसा कि आपने उसको परसों दिया भी, बताया भी कि ये मामला हैं, उसमें क्या था रिपोर्ट में कि उसके बाद अब 14 रुकनी कमेटी 14 दिन में या 3 हफ्तों में फ़ैसला करेगी कि ये इमारत कैसे ठीक है, इसके जो स्ट्रक्चर है वो है भी ठीक या नहीं है, इसके जो टेस्ट है वो कहाँ पर ये हैं, कब वापस आएंगे,
ये थोड़ा सा बता दें, क्योंकि दुकानदार जो है ना वो बड़े सेंसिटिव हुए हैं इस वक्त। वो ये कह रहे हैं कि कब तक ये प्लाजा आखिरकार खुल जाएगा। उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत अहम है उनकी ज़िंदगी। और इस पहले और ये बिल्डिंग जो है इसकी सेफ्टी, इसकी जो है मजबूती, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या इस काबिल है कि इसमें पुराने वाली रेल पैल जो है वो बहाल की जाए और इसको कोई ख़तरा ना हो इसके स्ट्रक्चर को। जब तक वो नहीं होगा, जब तक वो एवेल्यूएशन नहीं होगी, हम कैसे उनको जाने दें? आप खुद ही बताएं। कल को फिर ऐसा इंसिडेंट खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर अब मतलब हमारा ही कसूर है। तो बिल्डिंग खोलने से पहले इंश्योर करेंगे कि इस सेंटर के अंदर भी इंतजाम हो गए हो, फायर हाइड्रेंट? फायर हाइड्रेंट वो तो हम करवाएंगे ही, लेकिन ये जो जला हुआ पोर्शन है और ये सारी बिल्डिंग है, इसको एवेल्यूएशन जो है वो जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो कर रहे हैं, उनकी कमेटी बनी है। एक और सवाल है कि क्या हम ये जो ताजिर हैं इनको कोई रिलीफ देने जा रहे हैं? मेरे सुनने में आ रहा है कि जो दुकान जो जल गई है, जो मुतासिर हो गई है, उसको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया फ़ी दुकानदार को दिया जाएगा। क्या ये बात ठीक है या रिलीफ? अभी प्री मैच्योर है ये कहना। जब तक एवेल्यूएशन ना हो जाए और उसके बाद फिर गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है, ये बाद में बात। बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। हमारे साथ लाहौर न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान मलिक साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। इमरान भाई, लाहौर के अंदर बहुत सी आग लगी, बंद रोड की आग है, उसके अंदर मुतअद्दिद अफराद जो थे वो जाम बहक हो गए। इसी तरह LDA के अंदर जब आग लगी उसके अंदर भी 2 दर्जन के करीब अफराद जो थे वो जान की बाजी हार गए, लुकमा अजल बन गए। और बहुत सी आग जो हैं वो लगती हैं, बड़े प्लाजों में लगती हैं। आप ये बताइएगा कि जिस तरह अभी कमिश्नर साहब कह रहे थे कि हम नोटिस जारी करेंगे, इंश्योर करेंगे, नोटिस जारी करने से मामला हल हो सकता है? देखिए उमर जवेद साहब, ये मामला देखा जाए तो बहुत बड़ा मामला है। जैसे महंगाई का मामला है, जैसे शहर लाहौर में जब मानसून का महीना आ जाता है तो बारिश का मामला, उसके पानी को निकालने का मामला, मसाइल ही मसाइल हैं। मॉडल शहर है, प्लानिंग नहीं है। अर्बन एरिया बना दिया गया, प्लानिंग नहीं है। आप मुझे बताएं कोई एक प्लाजा, मैं चैलेंज करता हूँ पूरे लाहौर में कोई एक प्लाजा बता दें कि जो SOPs के मुताबिक बनाओ। अगर किसी ने SOPs के मुताबिक बनाया भी होगा तो उसने उसकी मुताबिक फ़ीस पे कर दी होगी, जो उसको हम कहते हैं प्लंटी फ़ीस। अच्छा, वो प्लंटी फ़ीस करके आप दे तो गए, वो प्लाजे का NOC भी मिल गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया, हर किसी ने NOC भी दे दिया। मकसद ये कहने का है कि क्या हफीज़ सेंटर जो है, क्या इसको असल नक्शा निकालें तो ये एक दुकान में जो 8 दुकानें बनी हुई थी, क्या ये पहले सरकार को नज़र नहीं आया? किन लोगों ने ये करवाया? अगर ये हो गया तो क्या दूसरे प्लाजों में ऐसा काम तो नहीं हो रहा? दूसरे प्लाजों में भी ऐसा ही हुआ है। जैसा कि आप ले लें हफीज़ सेंटर के इर्द गिर्द आपको दूसरी इमारतें भी नज़र आएंगी। उरीगा सेंटर ले लें, उरीगा सेंटर की दुकानें बड़ी बड़ी थी, छोटी छोटी हो गई। ऐसे ही आगे लगती हैं क्योंकि उसका एंट्री एग्जिट, उसमें जो आपने इनको इंश्योर करना किसका काम है मलिक साहब? इसमें तमाम लाइट महकमे आते हैं, जिसमें आपका DC ऑफिस आ जाता है, आपका सिविल डिफेंस आ जाता है, आपका कमिश्नर ऑफिस आ जाता है, आपकी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन आ जाती है, आपका LDA आ जाता है, आपका वासा आ जाता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस, तमाम तर जो महकमे यहाँ पे NOCs देते हैं। बिजली का मीटर कैसे लग जाता है? कोई जगह पे NOC होगा तो लगेगा ना। ये NOC मिलते हैं। इमरान और भाई, अभी भी आपने भी देखा, आप एक अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, LDA में आग लगी, उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठी, बड़ी होलनाक आग थी जी, बड़ी होलनाक आग। कमेटी ने सरकारी मुलाजमीन को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि उनकी नाअहली की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। किसी को सज़ा नहीं मिली। हफीज़ सेंटर में आग लगी, जानी नुकसान बच गया, लेकिन अरबों रुपए का माली नुकसान हो गया। कोई किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो रही। जब आप किसी को सज़ा ही नहीं देंगे, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो मामला कैसे ठीक होंगे? जैसे 464 और इसके अलावा ऐसी इमारतें हैं जिनको नोटिस जारी हुए हैं, कोई अमल दरामद नहीं है। देखिए उमर जो सब सच्ची बातें हैं और सच्ची बातों के लिए बहुत सारे फिर हकाइक भी सामने लाने पड़ते हैं। रोज़ाना लाहौर न्यूज़ अपनी स्क्रीन पर हकाइक दिखा रहा होता है। अब यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, कमिश्नर लाहौर जो हैं वो पूरे शहर के दौरे भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि सहूलत बाज़ार लगा दिए गए हैं। अब सहूलत बाज़ार जिस तरह से लोगों के लिए लगाने चाहिए थे वो एक तो नाकाफ़ी हैं और उनका एक तो हदूद हरबा बहुत छोटा है। अब सहूलत बाज़ार 31 लगाए गए हैं, 31 में से 11 जो हैं वो मॉडल बाज़ार हैं। मॉडल बाज़ार बहुत बड़े हैं। ये जो इन्होंने 20 लगाए हैं सहूलत बाज़ार, ये उन 11 में समो सकते हैं।
अब इन सहूलत बाज़ारों को देखें तो अगर उस हफीज़ सेंटर को देखें तो इसका अगर मुआवजा कर ले तो दोनों तरफ मसाइल हैं। अब बंदा एक है, लाहौर बड़ा हो गया है, कमिश्नर एक, डीसी एक, डीआईजी एक, सीसीपीओ लाहौर एक, यानी कि 5 तहसीलें हैं। लाहौर को कम अज़ कम इस वक्त 4 इसके बाकायदा डिवीज़न होने चाहिए लाहौर के अंदर, जो कि नून लीग के वक्त में 2017 में कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबल जो थे उन्होंने रिपोर्ट भी दी और इसके हमारी यहाँ से बाकायदा पूरी टीम गई और मैंने ये खबर भी ब्रेक की कि कराची में गई है और कराची का वो देखने गए हैं कि इनकी इसका हायरार्की क्या है। आपका लाहौर बड़ा हो गया है, लोगों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, इंतज़ामिया का बंदा एक है, अगर वो सहूलत बाज़ार आएगा तो फी सेंटर में जब आग लगी वो कैसे वहाँ पे आपको पहुँचेगा? लगता है कि इस आग से इंतज़ामिया, शहर की जो इंतज़ामिया वो कोई सबक सीख सकेगी या बस ये कुछ दिनों की फुर्तियाँ हैं उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा? मैं कहता हूँ फुर्तियाँ हैं ही नहीं है। मैंने अपनी आंख से आपके शालम मार्केट में आग लगी 2013 में, अहद चीमा थे जो इस वक्त हिरासत में हैं, वो डीसीओ लाहौर थे। उसके बाद आपकी जोसेफ कॉलोनी मिसी शाह में आग लगी, वहाँ पर नूरुल मीन मैंगल थे, वहाँ पर जब आग लगी तो वो मैंने देखी अपनी आंखों से, वहाँ पे बंदे जल गए। आपके एलडीए प्लाजा में आग लगी, आपके बंद रोड पे आग लगी, आपके अंदरून शहर में हर तीसरे चौथे दिन आग लगती है। अलफतह स्टोर जो है आपका 3 दफ़ा जल गया, दोबारा बन गया, दोबारा जल गया, दोबारा बन गया। अब मुझे ये बताएं कि जब ये चीज़ें दोबारा बनेंगी, दोबारा जलेंगी, अब मुझे बताएं कि अरबों रुपया जल गया, करोड़ों रुपए नकदी जल गई। जब ये उनसे टैक्स रसीद मांगते हैं वो देते नहीं हैं। आपकी बंद रोड पर जो है इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पे रबड़ बनता है, दाना बनता है, आपका प्लास्टिक बनता है, बोरियाँ बनती हैं, मगर वहाँ पे पकड़ दकर कोई नहीं है, नक्शे नहीं है। ये कोई कभी भी नहीं हो सकता कि ये मसाइल ख़त्म हो जाएँ, मगर ज़रूरत इस बात की है कि शहरियों को भी सोचना होगा, अवाम और इंतज़ामिया को भी सोचना होगा इसके ऊपर संजीदगी से। आपके पास अंदर की बड़ी खबरें होती है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अंदर मुर्दे इल्ज़ाम किसको ठहराया जा रहा है, महकमों को, ताजरों को या रेस्क्यू 1111? अच्छा, मैं दावा करने लगा हूँ, 2 एजेंसियों ने कहा है कि आग लगाई गई है, मैं दावा कर रहा हूँ जो रिपोर्ट के मुताबिक 2 एजेंसियों ने उस रिपोर्ट में कहा है कि आग लगाई गई है, बल्कि जबकि बाकी तमाम एजेंसियों ने कहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। अब ये दावे ही हैं, मकसद ये है कि बाद में दावे ही रह जाते हैं। अफसोस होता है कि आपकी यूपीएस की वजह से आग लगे, आपकी किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगे, किसी एक बंदे की नालायकी की वजह से आग लगे, और भाईजान लग गई आग। आपके अंदर जो एक सिस्टम है, आपका हफीज़ सेंटर जो है, मोबाइल बिकते हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक की हर वो चीज़ बिकती है जो पूरे पंजाब में से कहीं से नहीं मिलती। ठीक है जी इमरान भाई, आपने बहुत बड़ा दावा किया है कि 2 इदारे ऐसे हैं जो रिपोर्ट मुरतब कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि आग जो है वो लगाई गई है, और आपको लगता है कि जब ये रिपोर्ट मंजर आम पे आएगी तो जो मुल्ज़मान है, अगर उनकी जानब से मुबैना तौर पे ये आग लगाई गई है तो उनको सज़ा मिल सकेगी या ये बात भी ठप हो जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। ये रिपोर्टें हम भी देखते आ रहे हैं 19 साल से, 20 साल से, कि जब आग लगी है। आप मुझे बताएं कि एलडीए प्लाजा में आग लगी, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के ज़रिए किया गया है, कई लोगों ने ऊपर से छलांग लगा दी, आज तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कोई रिकॉर्ड मुझे बता दें। बताया गया जी मेट्रो बस का रिकॉर्ड जल गया है, बताया गया जी फ़लाँ ज़मीनों का रिकॉर्ड जल गया है, फ़लाँ ज़मीनों का रिकॉर्ड जल गया है, आधे को कंप्यूटर में पहले इसे कंप्यूटराइज कर लिया गया था, आधा जल गया। अब मुझे बताएं कि उसका हिसाब किताब कौन देगा? आपके बंद रोड पे आग लगी जूतों की फैक्ट्रियों में, साबका जो वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ थे वो उस जगह पे आए, मौके पे आए, इतने बंदे मर गए, उसके बाद क्या हुआ? वैसे ही फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। अब आगे आ जाएं थोड़ा सा, कुछ भी नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि जब तक ये सीरियस नहीं होंगे, मुझे बताएं कहाँ पे आपका सिविल डिफेंस का महकमा, कहाँ पे पीडीएम में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो इस बात को यकीन दिलाती है कि हम ये काम कर रहे हैं। देखिए असल काम उनका है, जब एक शादी हॉल बनता है तो उसके अंदर सेफ्टी मेजर्स किसने लगाने हैं, या उनको चेक किसने करना है, या उनका सिविल डिफेंस का महकमा है जो अंदर आपका आप लगाते हैं, फायर सेफ्टी मेजर्स लगाते हैं, तो वो एक्सपायर लगे हुए हैं, अंदर सारी चीज़ें एक्सपायर होती हैं, चेक की कोई नहीं। अच्छा, चेक होता है, सिविल डिफेंस के लोग जाते हैं, वो नोटिस करके आ जाते हैं। ये नोटिस क्या होता है? नोटिस कोई मायने नहीं रखता, असल काम होता है कि आपने आज का काम आज करना है या उसको फॉलोअप करना है। अब ये मुझे बताएं कि वहाँ पे 934-35 दुकानें हैं, जिसमें से 204, 5, 6 जो हमारे पास रिपोर्ट है वो उसके मुताबिक वो मुतासिर हुई हैं। अब जो 204 हैं वो 2nd, 3rd, 4th फ्लोर, इसके टोटल 6 फ्लोर हैं, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को आग नहीं लगी, 1st, 2nd, 3rd फ्लोर
जो 4 फ्लोर हैं वो मुतासिर हुए हैं, उसमें जो आगे का हिस्सा वो ज़्यादा मुतासिर हुआ है, कुछ दुकानें कम मुतासिर हुई हैं। मकसद ये कहने का, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है, रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि 7 मिनट रिस्पॉन्स टाइम था, सवा घंटा ये खुद ही कोशिश करते नहीं हैं। उसके बाद 6:11 पे कॉल आई है, 6:17 पे हम उनके पास थे। उसके बाद 50 से 60 गाड़ियाँ, वाटर बोजर व्हीकल, फायर ब्रिगेड 1122, रेंजर्स, नेवी, बहरिया, तमाम गाड़ियों को हमने इकट्ठा किया। वो रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया गया। अच्छा, रिपोर्ट तो बनी है 1.5 दिन बाद। मैंने देखा अपनी आंखों से कि वहाँ पर हमारे कुछ लोगों ने कहा इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। सही, थैंक यू इमरान भाई। ये सारी सूरत तब ठीक होगी, आपके शहर में कचरा बड़ा होता है, कहते हैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। और भाई 3.5 करोड़ में आप किस चीज़ का रोजाना सफाई का ले रहे हो? आप वजह फरमा रहे ये हैं। मसाइल नहीं खत्म होने। इमरान भाई ने इंतहाई बड़ा दावा किया है कि रिपोर्ट जो है वो इंतहाई उसके अंदर इंतहाई नौयत है कि कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे आग लगाई गई है, लेकिन अब देखना ये है कि आग लग गई, आग पे काबू पा लिया गया, मुतासिर हो गए, अरबों रुपए का सामान जल गया। क्या इसकी रिपोर्ट भी रिपोर्ट ही रह जाएगी या इसके ऊपर कोई अमल दरामद होगा और आइंदा ऐसे वाक़यात रोकने के लिए कोई इकदाम किए जाएंगे? कमिश्नर लाहौर की तरफ से भी दावा किया गया है कि वो इस चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। डीसी को उन्होंने हदायत जारी की हैं कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें, जो जिन बिल्डिंग्स और प्लाजास के अंदर फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए हुए वहाँ पे मेजर्स कराएं और जो लोग नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन क्या ये बात भी सिर्फ बयान तक रहेगी या आइंदा ऐसे हादसा रोकने के लिए मुतल्लिका इदारे जो अपना काम करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।